हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरिहंत पढ़ाकू। दिस इज शैलेंद्र पांडे, योर फिजिक्स मेंटर। तो हम लोग कर रहे थे अपना चैप्टर नंबर 6। आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6 कौन सा है हमारा? ऑसिलेशन फॉर टर्म 2 क्लास 11। इसमें सबसे पहला टाइप है हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन। कितने तरह के मोशन हो सकते हैं, आइए देखते हैं। इस पर बेस्ड कैसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है आपके 11th के एग्जाम में। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ टाइम रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक, पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक, नॉन पीरियोडिक मोशन, गिव पीरियड फॉर ईच केस ऑफ पीरियोडिक मोशन, ओमेगा इज एनी पॉजिटिव कांस्टेंट। देखो बेटा, मोशन जो है वो यहां पर मेजरली दो कैटेगरी के हो सकते हैं। सबसे पहला है आपका पीरियोडिक मोशन। सबसे पहला मोशन है आपका पीरियोडिक मोशन, जिसका अपना कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड हो, जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने मोशन को रिपीट करता हो। और दूसरा, इसी पीरियोडिक में थोड़ा सा और डेप्थ में हम जाएं तो एक मोशन हो गया हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है, इसके लिए एक नेसेसरी कंडीशन भी यहां पर जोड़ दिया जाता है। एक तो मोशन कैसा होना चाहिए? पीरियोडिक होना चाहिए। उसके साथ ही साथ अगर ऑब्जेक्ट पर लगने वाला जो फोर्स है हमारा, वो -kx टाइप का हो, मतलब फोर्स का जो नेचर है वो रीस्टोरिंग फोर्स के जैसा हो और x की पावर में 1 हो, तब हम लोग उसको बोलते हैं कि ये हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन है। क्लियर? यहां पर पीरियोडिक में जैसे अगर हम लोग देखें कि भाई ये सन है, सन के अराउंड प्लैनेट्स का मोशन अगर देख लो, फॉर एग्जांपल अर्थ का मोशन आप देख लो, तो सन के अराउंड अर्थ का ये जो मोशन है दैट इज आल्सो पीरियोडिक, लेकिन ये मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। क्लियर? तो इसी तरह के हम लोग को यहां पर कैटेगराइज करना है कि ये जो 5-6 हमको क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये किस तरह का मोशन हमें शो कर रहा है। और कह रहे हैं कि अगर आपको मोशन पीरियोडिक लगे तो आप उसका टाइम पीरियड भी हमको बताते जाओ, पीरियोडिक मोशन का टाइम। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। इसका सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी। क्लियर? अब देखिए, साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी अगर है तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? √2 का मल्टीप्लाई करें और √2 का डिवाइड करें, तो ये टर्म हमारा बनेगा 1/√2 साइन ओमेगा टी माइनस 1/√2 कॉस ओमेगा टी। ये हमारा बन जाएगा √2। ये जो 1/√2 है गाइस, इसको हम लोग cos 45 डिग्री लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट इट cos π/4 साइन ओमेगा टी माइनस ये जो 1/√2 है, इसको हम लोग साइन 45 भी लिख सकते हैं, क्योंकि साइन π/4 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, इंटू कॉस ओमेगा टी। अब प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान से देखो, ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? साइन ए कॉस बी माइनस कॉज ए साइन बी, कॉज ए साइन बी। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हो गया? ये हमारा साइन ए माइनस बी का फार्मूला बन गया, जिसमें ए है हमारा ओमेगा टी, ठीक, माइनस π/4। तो ये हमारा ओवरऑल मोशन का फॉर्म आ गया। हमने थोड़ा सा इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाकर इसको मैनिपुलेट किया, ये मोशन का फॉर्म आया। क्लियर? इस मोशन में एम्पलीट्यूड कितना है? √2 आपसे, लेकिन यहां पर पूछा गया हमें टाइम पीरियड बता दो इस मोशन के लिए। अगर आप यहां पर टाइम पीरियड देखना चाहते हो तो आप खुद ही चेक करो, क्योंकि इसमें ये टर्म आ रहा है ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/T। इसका मतलब गाइस, पहले वाले पार्ट में टाइम पीरियड हमारा कितना आ जाएगा? दैट विल बी 2π/ओमेगा। और ये मोशन हमारा कैसा है? इट इज अ पीरियोडिक मोशन। इनफैक्ट ये पीरियोडिक मोशन हो गया हमारा, ठीक। और इस पीरियोडिक मोशन का जो टाइम पीरियड है दैट इज 2π/ओमेगा। आइए इसके कैलकुलेशन पार्ट को आपको मैं शो करता हूं। वैसे मैंने आप लोग को समझा दिया है पूरी तरीके से। तो ये देखो बन गया √2 टाइम्स साइन ओमेगा टी माइनस π/4। ये हमारा पीरियोडिक मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और इसका जो टाइम पीरियड हमारे पास आ गया दैट टाइम पीरियड इज 2π/ओमेगा। क्लियर है गाइस? अब आइए अपने
सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट देखिए मैं हटा दे रहा हूं, आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं यहां से। आ जाते हैं अपने सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट हमारा है जिसमें हमको दिया गया है साइन क्यूब ओमेगा टी। ठीक, हमें फिर से पता करना है कि ये पीरियोडिक मोशन है या नहीं है, एसएचएम है या नहीं है, अगर है तो टाइम पीरियड कितना है। तो आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों, आप सबने ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला पढ़ा होगा मैथ्स में, साइन 3 थीटा का। साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो यहां से हम लोग अगर ध्यान दें, वी कैन राइट साइन क्यूब थीटा एज 1/4 टाइम्स 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब प्यारे बच्चों, ये जो साइन क्यूब ओमेगा टी है, इस साइन क्यूब ओमेगा टी को क्या लिखा जा सकता है? सभी लोग ध्यान से देखेंगे भाई। साइन क्यूब ओमेगा टी कैन बी रिटन एज 3/4 साइन ओमेगा टी माइनस 1/4 साइन 3 ओमेगा टी। इसका मतलब प्यारे बच्चों, ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है ये हमारा क्या है? ये दो तरह के मोशंस का कॉम्बिनेशन है, जिसमें पहला मोशन ये रहा हमारा y1 और दूसरा मोशन ये रहा हमारा y2। ओवरऑल जो डिस्प्लेसमेंट आया वो हमारा y के बराबर आया है ना। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि सर ये वाला जो पार्ट है इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशंस, जिसमें पहले मोशन की इक्वेशन है y1 इज इक्वल टू 3/4 साइन ओमेगा टी, ठीक, और y2 जो हमारा है दैट इज इक्वल टू -1/4 साइन 3 ओमेगा टी। जिसमें अगर हम लोग ध्यान से समझ रहे हैं एक एक पॉइंट को, तो ये भी हमारा एसएचएम है, ये भी हमारा एसएचएम है। ये जो एसएचएम है इसका टाइम पीरियड आप देखो कितना है। इसका टाइम पीरियड है ओमेगा बराबर 2π/t, तो टाइम पीरियड हो गया हमारा 2π/ओमेगा। जबकि यहां पर अगर कोई पूछे टाइम पीरियड कितना है तो आप कहोगे कि सर 3 ओमेगा जो हमारे पास यहां पर दिया हुआ है, देखो 3 ओमेगा जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट 3 टाइम्स 2π/t, ठीक है, 2π/t लाइक दिस। तो अगर यहां से आपसे बोले कंपेयर करके टाइम पीरियड बताओ, तो वो टाइम पीरियड हमारे पास गाइस कितना आ जाएगा उसको देखिए। तो टाइम पीरियड मैं यहां पर लिख रहा हूं कंपेयर करके सीधे सीधे, दैट टाइम पीरियड विल बी 2π/3 ओमेगा, क्योंकि ओमेगा की जगह पर यहां पर क्या लिखा हुआ है? 3 ओमेगा लिखा है। तो ये जो नया टाइम पीरियड आया दूसरे वाले मोशन का, दैट इज व्हाट, अगर मैं t डैश मान लूं तो ये हो गया 2π/3 ओमेगा विच इज t/3। क्लियर? तो आप कहोगे सर ये जो दूसरा वाला मोशन है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये मोशन दो एसएचएम्स का कॉम्बिनेशन है, जिसमें पहले का टाइम पीरियड अगर मैं t मान लूं तो दूसरे का टाइम पीरियड है t/3। मतलब जितने में इसका एक ऑसिलेशन पूरा होता है उतने में इसके कितने पूरे हो जाएंगे? 3 ऑसिलेशंस। क्लियर? लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इस एक्सप्रेशन का, इस साइन क्यूब ओमेगा टी का हमको आप टाइम पीरियड बता दीजिए, तो प्यारे बच्चों वो टाइम पीरियड आपको इस t और इस t/3 का एलसीएम आपको बताना चाहिए जो लोएस्ट कॉमन वैल्यू हो। ठीक है, तो वो कॉमन वैल्यू आपकी आ जाएगी t के बराबर, दैट मींस 2π/ओमेगा। क्लियर है? कहने का मतलब हमको वो टाइम पीरियड लेना चाहिए जिस पर दोनों एक साथ रिपीट हो। तो भाई कम से कम t टाइम के बाद, कम से कम t टाइम के बाद ही दोनों एक साथ रोटेट हो सकते हैं, एक सेम फेज में दोनों मूव करेंगे t टाइम के बाद। ठीक है, इसके 3 चक्कर हो गए होंगे क्योंकि इसका टाइम पीरियड t/3 है, जबकि इसका पहला कंप्लीट हुआ होगा। बट यही वो टाइम होगा जब दोनों एक साथ मूव करेंगे। तो आइए इसके भी सोल्यूशन पार्ट को आपको दिखा देता हूं। देखिए वही फार्मूला हम लोगों ने यहां पर यूज किया है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। फिर हमने यहां पर लिखा इसका टाइम पीरियड t है और इसका टाइम पीरियड कितना है? t/3। दोनों का एलसीएम दिया और वो एलसीएम हमारा किसके बराबर आ गया? t के बराबर आ गया। तो यही हमारा यहां पर गाइस आंसर है।
आइए, आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। अगर ना आया हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। आइए नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अगला पार्ट हमारा है थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाले पार्ट में हमसे कहा जा रहा है 3 cos पाई बाई 4 माइनस 2 ओमेगा टी। अब देखो, cos का फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है? cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमारे पास लिखा है कोसाइन यानी cos ऑफ माइनस थीटा, तो हम उसको सीधे सीधे cos थीटा लिख सकते हैं। इसी फार्मूले का अगर मैं यहां पर यूज कर दूं तो जो एक्सप्रेशन हमको गिवन है उसको हम लोग लिख सकते हैं 3 cos 2 ओमेगा टी माइनस पाई बाई 4, ऐसे लिखा जा सकता है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर ओमेगा की जगह पर प्यारे बच्चों क्या लिखा है? ओमेगा की जगह पर हमारे पास 2 ओमेगा लिखा है, और प्रोसेस तो ये भी यानी कि मोशन तो ये भी हमारा एसएचएम है, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैच कर रहा है, दैट इज y बराबर a cos ओमेगा टी प्लस 5 या माइनस 5, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर रहा है, तो ये कैसा हो गया? सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया। और इसका जो टाइम पीरियड है, दैट टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई ओमेगा, और ओमेगा की जगह पर 2 ओमेगा, तो वो टाइम पीरियड इसका हो गया पाई अपॉन ओमेगा। क्लियर है? आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 5-6 एग्जांपल्स के थ्रू इस पूरी वैरायटी के सारे क्वेश्चंस को इसमें कंसीडर कर दिया गया है कि हर तरह का आप मोशन देख लो कि कैसे कैसे टाइप का और उसका टाइम पीरियड हम लोग कैसे देख रहे हैं। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसके सोल्यूशन पार्ट को भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ये देखिए, इसका सोल्यूशन है। हमसे कहा गया भाई ये क्या चीज है? ये है cos 2 ओमेगा टी माइनस पाई बाई 4। यहां से यही प्रॉपर्टी यूज किया गया जो मैंने आपको समझाई दिया है ना। टाइम पीरियड की वैल्यू आप देख लो कितनी आ गई, दैट इज पाई अपॉन ओमेगा। आइए गाइस, ये भी आई होप क्लियर होगा। तो हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अगला पार्ट है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पार्ट इज डी। डी वाले पार्ट में हमसे कहा जा रहा है cos ओमेगा टी प्लस cos 3 ओमेगा टी प्लस cos 5 ओमेगा टी। अगेन देखो, फिर से आप देखो, ये 3 तरह के मोशंस का कॉम्बिनेशन है। ये भी एसएचएम है, ये भी एसएचएम है, ये भी एसएचएम है। इसका अगर टाइम पीरियड मैं आपसे पूछूं तो इसका टाइम पीरियड हो गया 2 पाई अपॉन ओमेगा। इसका टाइम पीरियड अगर आपसे पूछा जाए t2, तो दैट विल बी 2 पाई अपॉन 3 ओमेगा, सो दैट इज t1 बाई 3। ठीक, आपसे कोई पूछे इसका टाइम पीरियड कितना है, लेट अस सपोज t3 है, एंड दैट विल बी 2 पाई अपॉन 5 ओमेगा, सो दैट इज वी कैन से t1 अपॉन 5। क्लियर? फिर से वही बात आई, इन तीनों में से जो एलसीएम होगा उसको हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये देखो, इसके एक टाइम पीरियड में इस वाले का कितना ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएगा? 3। उसके एक टाइम पीरियड में इसके कितने ऑसिलेशन पूरे हो जाएंगे? 5, है ना। इसका मतलब प्यारे बच्चों क्या हो गया कि यहां पर अगर इन तीनों का एलसीएम लिया जाएगा तो वो एलसीएम हमारा t1 के ही बराबर आएगा। इसका मतलब यही वो समय है, t1 मतलब 2 पाई बाई ओमेगा, यही वो टाइम है जिसमें तीनों एक साथ एक ही डायरेक्शन में सेम फेज में मूव कर रहे होंगे, है ना। भले इसका 3 ऑसिलेशन पूरा हो गया हो, इसका 5 ऑसिलेशन पूरा हो गया हो, इसका एक ही हुआ हो, बट यही वो टाइम है जिसमें सभी एक साथ मूव कर रहे होंगे। इसलिए हम लोग यहां पर टाइम पीरियड कितना लेंगे? वी विल कंसीडर एज t1, दैट इज 2 पाई बाई ओमेगा। देख लीजिए, इसका सोल्यूशन मैं आपको शो कर रहा हूं। आप सबको देखो यहां बताया गया सारी चीजें। यहां पर टाइम पीरियड t है, इसका t/3 है, इसका t/5 है, और जब आप इसमें वैल्यू लेंगे टाइम की तो वो t के बराबर आएगा, विच इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, तीनों इंडिविजुअली बेटा एसएचएम है, ये भी एसएचएम है, ये भी एसएचएम है, ये भी एसएचएम है, लेकिन जब तीनों का कॉम्बिनेशन किया गया तो ये एसएचएम का कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है। एसएचएम की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस 5 या cos ओमेगा टी प्लस 5, है ना। तो लेकिन ये तो 3 चीजों का सम है, तो ये एसएचएम तो नहीं है। ठीक है,
बट इट इज पीरियोडिक मोशन। ठीक है गाइस। सेकंड लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, और सेकंड लास्ट पार्ट हमारा है ई वाला, जिसमें हमसे कहा गया है ई टू द पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर। क्लियर। तो यहां पर देखो, जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाओगे वैसे वैसे ये जो टर्म है, अगर मैं इसको बोल दूं ये y के इक्वल है, तो जैसे जैसे हम t को बढ़ाते जाएंगे y की वैल्यू घटती चली जाएगी। ठीक। अगर मैं t की वैल्यू को इनफाइनाइट यहां पर रख दूं, अगर t की वैल्यू इनफाइनाइट यहां पर रख दिया जाए तो y की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऐसा फंक्शन है जो टाइम के साथ लगातार डिक्रीज होता चला जा रहा है। ठीक। अगर ये लगातार डिक्रीज हो रहा है बेटा, तो पीरियोडिक कैसा हुआ? ये कहां अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा? ये कभी नहीं रिपीट करेगा। सो इट इज नॉट पीरियोडिक, इट इज नॉन पीरियोडिक मोशन, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन है। सो इट इज नॉन पीरियोडिक मोशन, NPM। क्लियर है गाइस? नॉन पीरियोडिक मोशन। देखो इसके सोल्यूशन पार्ट को भी आपको दिखा देता हूं मैं। ये देखो, अगर ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है, तो इट इज द फंक्शन इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e की पावर में लिखा हुआ है, एंड इट डिक्रीजेस मोनोटोनिकली। मतलब क्या हो गया? मोनोटोनिक का मतलब होता है एक फॉर्म में लगातार डिक्रीज ही होता चला जा रहा है, कभी भी वो राइज नहीं होगा एक बार भी। ठीक है, लगातार डिक्रीज होता चला जा रहा है। अगर x की वैल्यू यहां बोल रहे हैं 0 ले, ठीक है, तो कब मिलेगा? जब टाइम की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, जैसा मैंने आपको करके दिखाया। हेंस देयर इज नो रेपिटेशन ऑफ द वैल्यूज। वैल्यूज का कोई यहां पर रेपिटेशन नहीं है, रिपीट नहीं हो रहा है। और अगर रिपीट नहीं हो रहा तो फिर पीरियोडिक कैसे होगा? पीरियोडिक नहीं हो सकता। क्लियर। आ जाइए, लास्ट आपको और मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं। देखो, एक क्वेश्चन ये है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन में है, लॉन्ग क्वेश्चन में, ये आपको आपकी आर्यन पब्लिकेशन की इस बुक में मिलेगा। बहुत बढ़िया बुक है ना। इस बुक में ये क्वेश्चन हमको गिवन है, मैं आपको शो कर रहा हूं। इट इज लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 31, पेज नंबर 129। ठीक है, एक ही क्वेश्चन से इस तरह की सारी वैरायटी के क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाते हैं। और लास्ट है हमारा 1 प्लस ओमेगा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर टी क्यूब या टी स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर भी है तो भी ठीक है, जैसा क्वेश्चन में गिवन है। क्यूब ले लेंगे तो भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। यहां भी सीधी सी बात है कि अगर मैं टाइम को बढ़ाता जाऊंगा तो y की वैल्यू लगातार बढ़ती जाएगी। इसके पहले वाला डिक्रीजिंग था, तो ये लगातार इंक्रीजिंग है। और ये भी बेटा, अगर ये लगातार इंक्रीज ही हो रहा है तो ये भी अपनी वैल्यू को रिपीट नहीं करेगा। ठीक। सो इट इज ऑल्सो नॉन पीरियोडिक मोशन। इसका कोई टाइम पीरियड हम नहीं बता सकते क्योंकि होगा ही नहीं। क्लियर। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने बड़े आराम से एक एक पार्ट आपको सारे सॉल्व करके बता दिए हैं। अब आइए नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर में कैसा आ सकता है। दैट इज बेस्ड ऑन SHM इक्वेशन। ये जो इक्वेशन थी इस पर बेस्ड, आइए देखते हैं क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं। जैसे हमसे बोला गया एक क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ अ वेव इज गिवन बाई y इज इक्वल टू 6 sin 10 pi t प्लस 8 cos 10 pi t, where y is in centimeter, t is in second. Determine the constants involved in the standard equation of the wave. ठीक, हमसे कह रहे हैं कॉन्स्टेंट्स जो इन्वॉल्व है स्टैंडर्ड इक्वेशन में वो बताओ। तो बेटा सबसे पहला काम, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट तो करो। 6 sin 10 pi t प्लस 8 cos 10 pi t। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर ये जो 6 है, ये 6 आपका a cos phi के बराबर है, और ये जो 8 है ये आपका a sin phi के बराबर है। अगर आप इन दोनों को ये अजम्पशन मान लेते हो तो देखो फायदा हमारा क्या है। फायदा हमारा ये है कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन प्यारे बच्चों हमारा बन जाएगा y विल बी a cos phi sin 10 pi t प्लस a sin phi cos 10 pi t, है ना, ऐसा हम लिख देंगे। और ये कौन सा इक्वेशन बन गया, आप जरा चेक करो, y बराबर a
साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये बन गया हमारा साइन ए प्लस बी, तो ये हो गया 10 पाई टी प्लस फाई। अब आप सब लोग ध्यान से देखो, क्या ये एसएचएम की एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है प्यारे बच्चों? y बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, है ना स्टैंडर्ड। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं स्टैंडर्ड इक्वेशन में, इसी इक्वेशन में ये जो कांस्टेंट्स हैं a और ये फाई, इन दोनों की वैल्यू बता देंगे। कैसे बताएंगे? अगर इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके आप ऐड कर दोगे तो आप चेक करो क्या बनेगा, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी हो जाएगी? 1, तो वो तो 1 हो गया, तो ए स्क्वायर हमारा सीधे सीधे कितना आ गया? 100। तो प्यारे बच्चों ए की वैल्यू कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? कोई भी डाउट हो, जरा भी डाउट हो तो बता दो भाई, सेंटीमीटर में है इसलिए वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 10 सेंटीमीटर, यानी कि 36 प्लस 64 100, अंडर रूट ले लिया तो 10। ठीक, और फाई की वैल्यू अगर आप चाहते हो तो आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो। सो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा ए से ए कैंसिल होगा, साइन फाई अपॉन कॉस फाई कितना बन जाएगा? tan फाई, एंड दैट विल बी 8/6। 8/6 का मतलब हो गया 4/3 विच इज इक्वल टू 1.333 एंड सो ऑन। यहां से हम लोग प्यारे बच्चों फाई की वैल्यू बता सकते हैं, एंड दैट वैल्यू विल बी tan इनवर्स 1.33। बस, तो देख लो, जो दो स्टैंडर्ड कांस्टेंट्स थे ए और फाई, ये दोनों की वैल्यू प्यारे बच्चों हम लोग ने निकाल दिया है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। जरा भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आइए इसके कैलकुलेशन पार्ट को आपको शो कर देता हूं, वैसे मैंने पूरा करके आपको दिखा दिया है। ठीक, तो देखो, अगर आप इसको a cos फाई, इसको a sin फाई मानते हो 6 और 8 को, तो ये वैल्यू सॉल्व होकर के टाइम पीरियड यहां निकाला गया है। ठीक, हालांकि हमको उसकी रिक्वायरमेंट थी नहीं है सच। हमको एम्पलीट्यूड मिल गया 10, हमको फाई की वैल्यू मिल गई। ठीक, दैट इज tan इनवर्स 1.33। सॉल्व कर सकते हो अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से, तो वैल्यू आ जाएगी 53.8, 53 डिग्री 8 मिनट, ऐसा भी आ सकता है। ठीक, टाइम पीरियड अगर आप निकालना चाहो तो यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट इट यूजिंग द फार्मूला t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू हम लोग को पता थी 10 पाई, हालांकि उसकी रिक्वायरमेंट है नहीं। ठीक है, हमको सिर्फ स्टैंडर्ड इक्वेशन में लाना था और कांस्टेंट्स की वैल्यू बतानी थी। तो कांस्टेंट a है और फाई है, दोनों बता दीजिए, आपका काम हो गया। ठीक, अब आइए गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा एक बहुत बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन है, हमारी अरिहंत की इस बुक में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, इट इज शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 127। इतनी बढ़िया, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहां पर कलेक्ट किए गए हैं इस बुक में। 2 पार्टिकल्स एग्जीक्यूट एसएचएम ऑफ द सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी अलोंग close parallel lines, they pass each other moving in opposite directions। opposite directions में दोनों मूव कर रहे हैं। each time their displacement is half of their amplitude। ठीक, कह रहे हैं कि जब वो दोनों opposite डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है, एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है, दोनों जब एक साथ पास होते हैं तो दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो a/2, दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट है वो a/2 के बराबर होता है। ठीक है, तो भाई लेट अस सपोज व्हाट इज देयर फेज डिफरेंस। ठीक है, फेज डिफरेंस हमें बता रहा है। तो बेटा लेट अस कंसीडर, सबसे पहली बार मतलब ये जो शुरुआत हो रही है वो t बराबर 0 पर हो रही है, जब दोनों जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। क्लियर? सो वी कैन अज्यूम द इक्वेशन एज y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई। ठीक, हम लोग ऐसा मान सकते हैं। क्लियर है? अब अगर हम देखें t बराबर 0 पर दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हाफ ऑफ देयर एम्पलीट्यूड है, जैसा कि देखो क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में कह रहे हैं हाफ ऑफ देयर एम्पलीट्यूड। ठीक, एम्पलीट्यूड का आधा अगर ऐसा है तो देखो क्या होगा, वी कैन राइट हियर एम्पलीट्यूड जो हो गया डिस्प्लेसमेंट a/2 के बराबर, एम्पलीट्यूड a है, साइन टाइम 0 है तो केवल फाई बचेगा, a से a कैंसिल, यानी कि साइन फाई की वैल्यू 1/2। साइन फाई की वैल्यू अगर 1/2 है प्यारे बच्चों, तो ये फाई कितना हो सकता है? तो मैक्सिमम स्टूडेंट कहेगा सर इट इज 30 डिग्री, π/6। लेकिन मैं कहूंगा
कि प्यारे बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में भी तो साइन पॉजिटिव होता है, तो ये जो आपने पाई बाई 6 लिखा ये तो सही ही है, लेकिन 5 पाई बाई 6 भी तो सही है, जिसको आप पाई माइनस पाई बाई 6 कह सकते हो, मतलब 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री बोल सकते हो, दैट इज व्हाट 150 डिग्री। क्लियर? तो वो भी तो हमारा सेम हो जाएगा ना, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में भी तो साइन पॉजिटिव होता है। दैट मींस ये वो दो एंगल्स हैं, ये वो दो फेज हैं जिस पर ये काम हो रहा है। हमसे कहा गया फेज का डिफरेंस बता दो, तो फेज का डिफरेंस प्यारे बच्चों बहुत सिंपल हो गया। अब तो 5 पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6 दैट इज इक्वल टू 4 पाई बाई 6। 4 पाई बाई 6 का मतलब हो गया 2 पाई बाई 3। क्लियर? पाई को 180 डिग्री अगर मैं मान लूं तो ये हो गया आपका 120 डिग्री। क्लियर? अब आइए गाइस इसके सॉल्यूशन को आपको दिखा देता हूं। तो ये देख लो, उसी चीज को थोड़ा डायग्राम के हिसाब से एक्सप्लेन किया गया। आपको बोला गया कि जो फेजेस हैं वो पाई बाई 6 और 5 पाई बाई 6 आया। तो पहला जो पार्टिकल अगर वो यहां से है t बराबर 0 पर, ये इधर जाएगा, जबकि ये वाला जो है जस्ट अपोजिट जाएगा, जैसा क्वेश्चन में हमको बोला गया था। तो पहले की अगर इक्वेशन लिखा जाएगा तो दैट विल बिकम a sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 6, और दूसरे की इक्वेशन अगर लिखा जाएगा तो दैट विल बी a sin ओमेगा t प्लस 5 पाई बाई 6। एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। क्लियर? फेज का डिफरेंस निकालना था, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया, वैल्यू आ गई हमारी कितनी 2 पाई बाई 3, जिसका मतलब होता है 120 डिग्री। क्लियर है? अब आइए अपने बढ़िया अगले दूसरे से क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स बिटवीन द एक्सेलरेशन a एंड द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ द पार्टिकल इन्वॉल्व सिंपल हार्मोनिक मोशन। कह रहे हैं इनमें से कौन सा है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को इन्वॉल्व करता है। तो बेटा यहां पर समझने वाली चीज ये है कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोल दिया था सिंपल हार्मोनिक मोशन का नेचर f बराबर माइनस के एक्स टाइप का होता है। तो एम ए जो है वो माइनस के एक्स टाइप का होगा, एक्सेलरेशन जो है वो माइनस के बाई एम टाइम्स एक्स जैसा होना चाहिए। क्लियर? ये देखो पहला वाला जो पार्ट है, पहला वाला पार्ट हमारा एसएचएम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहां पर माइनस का साइन नहीं है जो कि यहां मैंडेटरी था। ये भी नहीं हो सकता, माइनस नहीं है, इसमें माइनस है, इसमें भी माइनस है। ठीक? बी वाला भी हमारा एसएचएम नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर आप चेक कर लो स्क्वायर है, जबकि x की पावर में क्या होना चाहिए था 1 होना चाहिए था। ठीक? इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक बचा, और वो कौन सा है हमारा थर्ड वाला, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 10x। ठीक? तो k बाई एम कॉन्स्टेंट होता है, वैल्यू 10 आ गई, तो a बराबर माइनस 10x जो हमारा है यही आपके एसएचएम की इक्वेशन को शो कर रहा है। तो देखो कह रहे हैं कि पहले में इट इज नॉट एसएचएम, दूसरा भी नॉट एसएचएम, तीसरा हमारा एसएचएम है। ठीक है? तीसरा जो है दैट इज फॉलोइंग द कंडीशन ऑफ एसएचएम, लेकिन चौथा भी हमारा जो है वो नॉट एसएचएम, दैट इज नॉट एसएचएम। रीजन मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अ पार्टिकल परफॉर्म्स एसएचएम ऑन अ रेक्टिलिनियर पाथ, मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ पर एसएचएम कर रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट इट ट्रेवल्स, अब देखो यहां से पॉइंट स्टार्ट हो जाता है इंपॉर्टेंट। स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट इट ट्रेवल्स x1 डिस्टेंस इन फर्स्ट सेकंड एंड इन नेक्स्ट सेकंड इट ट्रेवल्स x2 डिस्टेंस। x1 चलता है पहले सेकंड में और x2 चलता है दूसरे सेकंड में। कह रहे फाइंड आउट द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस एसएचएम। बेटा देखो अगर रेस्ट से स्टार्ट किया जा रहा है मोशन को, तो आप ही बता दो ये पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है या अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से। ऑब्जेक्ट रेस्ट पर कहां होता है, मीन पोजीशन पर या एक्सट्रीम पोजीशन पर, आप ही बता दो भाई साहब, है ना। तो आप सब कहोगे सर मीन पोजीशन पर तो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, एक्सट्रीम पर होती है वेलोसिटी 0। इसका मतलब बेटा ये एक्सट्रीम से शुरू हो रहा है, तो इसकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए, y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाई के बराबर होनी चाहिए, है ना भाई। अगर ये इसी जगह से स्टार्ट कर रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, तो इक्वेशन शुड बी समथिंग लाइक दिस। क्लियर। अब हम कहेंगे कि अगर वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से चलना शुरू करता है और एक सेकंड में, फर्स्ट सेकंड में x1 डिस्टेंस चल जाता है, तो बेटा उसका डिस्प्लेसमेंट तो हम लोग हमेशा
सीधी बात है, डिस्प्लेसमेंट तो हम लोग कहां से नापते हैं, वो तो मीन पोजीशन से ही नापते हैं ना। सो y माइनस x1, इनफैक्ट y माइनस x1 लिखने की बजाय हम इसको और अच्छा लिखें, दैट इज a माइनस x1, है ना। अगर भाई देखो, मोशन मान लो यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक, और ये है मान लो मीन पोजीशन। मोशन अगर वहां से स्टार्ट हो रहा है और 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट x1 डिस्टेंस चल गया, ठीक है, टोटल मीन और एक्सट्रीम के बीच का डिस्टेंस यही तो एम्पलीट्यूड कहलाता है ना। तो प्यारे बच्चों, यहां से डिस्टेंस कितना बचा, यही डिस्टेंस तो हो गया a माइनस x1, ये डिस्टेंस, क्लियर। तो यही डिस्टेंस मैं यहां पर ले रहा हूं, a माइनस x1 इज इक्वल टू a कॉस ओमेगा, ठीक, भाई फाई 0 है, इनिशियल फेज वो 0 था, ठीक, t बराबर 0 पर, तो फाई की वैल्यू तो यहां पर 0 ही है, तो ये सीधे सीधे a कॉस ओमेगा के बराबर हो गया। और दूसरे में कह रहे हैं नेक्स्ट 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड के और बाद, 1 सेकेंड के और बाद वो x2 चल गया, x2 चल गया बेटा, तो इधर से और थोड़ा आगे बढ़ गया x2, तो अब बता दो ये कितना बचा, ये जो डिस्टेंस है, क्या ये डिस्टेंस a माइनस x1 माइनस x2 बचा, लाइक दिस, दैट इज इक्वल टू a cos 2 ओमेगा, है ना, ये cos 2 ओमेगा के बराबर बचा। और cos 2 ओमेगा का प्यारे बच्चों फार्मूला आप लोग को पता होगा, दैट इज 2 cos स्क्वायर ओमेगा माइनस 1, तो हम लोग लिख सकते हैं a 2 cos स्क्वायर ओमेगा माइनस 1, सो a टाइम्स 2 cos स्क्वायर ओमेगा, फर्स्ट इक्वेशन से निकालो भाई, फर्स्ट इक्वेशन से अगर मैं निकालूंगा तो इट विल बिकम a माइनस x1 अपॉन a का होल स्क्वायर, इसको हम नीचे ले गए, माइनस 1 लाइक दिस, ठीक, दैट इज इक्वल टू a माइनस x1 माइनस x2। बस अब यहां से हमको क्या करना है, सिंप्लीफाई करके वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a, एम्पलीट्यूड की प्यारे बच्चों बस वैल्यू यहां से बतानी है। तो आइए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं भाई, देखते हैं सिंप्लीफाई करके। a माइनस x1 माइनस x2 विल बी इक्वल टू, ये हो गया हमारा 2, इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो इट विल बिकम a स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर माइनस 2ax1, ठीक, डिवाइडेड बाई आपका a स्क्वायर है, तो एक a स्क्वायर से एक वो कैंसिल भी हो जाएगा, और इसके डिनोमिनेटर में आपका बचेगा a, ठीक, लाइक दिस, और माइनस में हम लिख रहे हैं 1, तो माइनस में क्या बचेगा आपका a, ये बचेगा, ठीक है। आइए इसी को थोड़ा और आगे यहां पर मैं सॉल्व करके लिखता हूं। अब इस डायग्राम का तो कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, तो इसको हटा देते हैं, डायग्राम को रिमूव करके आइए यहां पर आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो भाई, ये a एलसीएम लेंगे, ये इधर चला जाएगा, एंड इट विल बिकम a स्क्वायर माइनस ax1 माइनस ax2, दैट विल बी इक्वल टू, ये आपका बन गया 2a स्क्वायर प्लस 2x1 स्क्वायर माइनस 4ax1, ठीक, और ये माइनस a स्क्वायर और बन गया, ठीक है। समझने वाली बात ये है कि देखो, ये वाला a स्क्वायर, ये वाला a स्क्वायर और ये वाला a स्क्वायर आपस में सब हो गया कैंसिल, इसको भी मैं इधर ले आ रहा हूं, तो इट विल बिकम 4ax1 और माइनस ax1 पहले से है, तो ये बन गया 3ax1 माइनस ax2, दैट इज इक्वल टू 2x1 स्क्वायर, है ना। तो a मैं यहां से कॉमन कर सकता हूं, इट विल बिकम 2x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3x1 माइनस x2,
ये हमारे एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ गई x1 और x2 के टर्म्स में। आइए मैच करते हैं इसको पहले कि क्या ऐसा ही आंसर हमको दिया हुआ है। सो 2x1 स्क्वायर अपॉन 3x1 माइनस x2 एग्जैक्टली करेक्ट है हमारा, ठीक है। तो ये देखिए ये प्रॉपर मेथड है इसको सॉल्व करने का, और यहां सोल्यूशन में भी मैंने आपको इसी तरीके से कुछ करके दिखाया हुआ है, ये देखिए, है ना। इसको सॉल्व करेंगे, एम्पलीट्यूड की वैल्यू एग्जैक्टली यही आपकी आ जाएगी, ठीक है। देखो ये भी बेटा सोल्यूशन ऐड कर दिया है ताकि आपको एक प्रॉपर लिखने का तरीका समझ में आ जाए, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है इस बार, है ना। अगर सब्जेक्टिव पेपर आपका होता है तो ये आपको इसी तरीके से कुछ प्रॉपर लैंग्वेज के साथ ही लिखना पड़ेगा, इसलिए ये सोल्यूशन भी मैंने आपको यहां पर ऐड कर दिया है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। आप लोग को हमारी इस आर्यन पब्लिकेशन की बुक में आपको मिलेगा ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 पेज नंबर 139, लॉन्ग क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। द मोशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज डिस्क्राइब्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, और वो इक्वेशन है x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाई, ठीक है। इफ इनिशियल t बराबर 0 पर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज 1 सेंटीमीटर एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज ओमेगा। अच्छा, कह रहे हैं कि t इज इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू 1 के बराबर है, सो 1 विल बी इक्वल टू a cos फाई। पहली इक्वेशन भाई x की वैल्यू 1 है, t बराबर 0 है, ठीक है। फिर आपसे आगे कह रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा है, देन व्हाट आर इट्स एम्पलीट्यूड एंड इनिशियल फेज एंगल। एम्पलीट्यूड बता दो, इनिशियल फेज एंगल बता दो। अच्छा चलो वेलोसिटी पर आते हैं। अगर मैं इसी को डिफरेंशिएट कर दूंगा तो इट विल बिकम वेलोसिटी, और a cos का डिफरेंशिएशन बेटा करेंगे तो माइनस ओमेगा बाहर आएगा, एंड दिस विल बिकम साइन ओमेगा t प्लस फाई, ठीक। हमसे कहा गया है कि t बराबर 0 पर इनिशियल पोजीशन बता दिया, इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा के बराबर है, तो ये ओमेगा के बराबर हो गया, इट इज माइनस a ओमेगा साइन फाई बाई t बराबर 0 रखना है। सो दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 2। तो आई थिंक a से सॉरी ओमेगा से ओमेगा कैंसिल होगा, यहां पर a लिख रहा हूं मैं, ये ओमेगा से ओमेगा हो गया कैंसिल, एंड इट हैज बिकम -1। तो मैं फिर से लिख रहा हूं -1 इज इक्वल टू a साइन फाई, क्लियर। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। लेट अस सपोज दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। अब हमसे बोला गया है कि आप इनिशियल फेज और एम्पलीट्यूड की वैल्यू बता दो। तो बड़ा सिंपल है, इन दोनों इक्वेशंस को प्यारे बच्चों अगर मैं स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो आप ही लोग देख लो, 1 का स्क्वायर और ये -1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर। तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, अंडर रूट के अंदर 2, ठीक, अंडर रूट के अंदर 2, वो भी सेंटीमीटर पर सेकंड दिया है, तो एम्पलीट्यूड हमारा सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो एम्पलीट्यूड तो आ गया, ठीक। हमसे कहा गया इनिशियल फेज एंगल बता दो, तो दोनों को डिवाइड कर दो। जैसे ही आप डिवाइड करोगे इट विल बिकम tan फाई। भाई देखो a से a कैंसिल, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा tan, एंड दैट विल बिकम -1, क्लियर। tan फाई की वैल्यू अगर -1 है प्यारे बच्चों, तो यहां से आपको फाई की वैल्यू निकालना पड़ेगा। tan की वैल्यू नेगेटिव कहां होती है उसको आप सोचो भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना। तो ये दो आंसर्स आपके पास आएंगे। तो सबसे पहला तो देखो मैं सोल्यूशन में आपको दिखा दे रहा हूं, एम्पलीट्यूड की वैल्यू आप लोग चेक करो, √2 सेंटीमीटर हम लोगों ने निकाला। फिर हम लोगों ने tan फाई की वैल्यू कितनी निकाली, -1 के बराबर, जो कि कब होती है, -π/4 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और 7π/4 जो कि आपका हो गया कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो दो वैल्यूज हो गई हमारी फाई की जिस पर tan की वैल्यू होती है नेगेटिव, यानी है ना, दैट इज -45 डिग्री और 7π/4 रेडियंस के टर्म्स में, क्लियर। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा पार्ट सॉल्व हो गया। कह रहे हैं द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल इज π/सेकंड। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया आपका f, ठीक है, पर सेकंड में आपको गिवन है ना, तो वो भले एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिखा है बट दैट इज
एफ, है ना, दैट इज ओमेगा अपॉन 2 पाई होता है। तो फिलहाल हम सीधे सीधे लिख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी हमको कितना पता है, दैट इज पाई पर सेकेंड। ठीक है, जहां जरूरत होगा फ्रीक्वेंसी हम यूज कर लेंगे। इफ इंस्टेड ऑफ द कोसाइन फंक्शन वी चूज साइन फंक्शन एंड डिस्क्राइब द एसएचएम एज एक्स इज इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। कह रहे हैं कि कॉस की जगह अगर हम साइन ले लें, देन व्हाट आर द एम्पलीट्यूड एंड इनिशियल फेज ऑफ द पार्टिकल विद द अबव इनिशियल कंडीशंस। भाई कॉस की जगह साइन ले लोगे, प्रोसीजर तो पूरा ही सेम है ना, क्या फर्क पड़ जाएगा, यहां पर साइन आएगा, ठीक, डिफरेंशिएट करोगे कॉस आएगा, ये माइनस नहीं आएगा बस वहां पर, है ना, माइनस नहीं आएगा क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है और वो पॉजिटिव होगा, क्लियर। तो ये माइनस नहीं आएगा, ये कॉस का टर्म बेटा बन जाएगा। ये इक्वेशन हमारी बनेगी a cos फाई बराबर 1, ये बनेगी a sin फाई बराबर 1। ठीक, करोगे एम्पलीट्यूड तो सेम रहेगा, बस tan फाई की जो वैल्यू हमारी -1 आई है, जिसकी वजह से हमने आंसर निकाला -π/4 और 7π/4। ठीक, ये जो हमने आंसर निकाला है, इसकी जगह पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, π/4 के बराबर। भाई वो वैल्यू अगर हमारी पॉजिटिव है, देखो एम्पलीट्यूड तो वही रहेगा, एम्पलीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ना है क्योंकि स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं ना हम, स्क्वायर करोगे तो निगेटिव भी पॉजिटिव भी हो जाएगा, तो एम्पलीट्यूड तो सेम रहा। tan फाई की वैल्यू जो -1 आ रही थी, वो इस बार tan अल्फा की वैल्यू +1 आएगी, दैट विल बी π/4। बाकी सब बेटा एज इट इज सेम है, आप सेम तरीके से करिएगा, कहीं कोई डिफरेंस नहीं आएगा। और जरा भी डाउट लगे तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है ना। अब आइए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। इस चैप्टर में हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पर बेस्ड किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कह रहे हैं द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज a0 एंड मैक्सिमम वेलोसिटी इज v0। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। अच्छा भाई साहब, कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन जो है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन अगर इतना है तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर है, और मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है उसका फार्मूला होता है ओमेगा इंटू ए। आई थिंक ये तो बड़ा सिंपल है, आपसे कहा गया डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड बता दो भाई साहब, है ना। तो हमको ये एम्पलीट्यूड बताना है, ए ओमेगा हमको पता है और ये हमको वैल्यू पता है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सीधे सीधे डिवाइड कर दूं तो a0 अपॉन v0, इसकी वैल्यू बेटा किसके बराबर आ जाएगी, हमारी ओमेगा के बराबर। और ओमेगा की ये वैल्यू उठाकर हम लोग यहां पर अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो आई होप हमको a की वैल्यू मिल जाना चाहिए। सो फ्रॉम दिस वी हैव a इज इक्वल टू v0 अपॉन ओमेगा। ठीक, तो हम लोग क्या लिखेंगे, v0 अपॉन ओमेगा की जगह हम लोग क्या रखेंगे, a0 अपॉन v0। तो ये v0 चला जाएगा ऊपर, तो ये आ गई हमारी एम्पलीट्यूड की वैल्यू, दैट इज v0 स्क्वायर अपॉन a के बराबर, है ना। सीधे सीधे आप डिवाइड कर दो दोनों इक्वेशंस, तो ये रिलेशन आएगा। इस रिलेशन से आप ओमेगा की वैल्यू बस यहां रख दो उठाकर, जैसे रखोगे आपको एम्पलीट्यूड मिल जाएगा, क्लियर। तो ये एक बहुत अच्छा आसान क्वेश्चन था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स एसएचएम विद द टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड एंड एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर। टाइम पीरियड हमारा जो है वो 2 सेकंड के बराबर है और एम्पलीट्यूड हमारा जो है वो 5 सेंटीमीटर के बराबर है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आफ्टर 1/3 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन। अच्छा भाई साहब, अगर मीन पोजीशन से स्टार्ट है प्यारे बच्चों, तो y बराबर a साइन ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, 2π/t, तो 2π/2, तो केवल पाई बचेगा, है ना। ओमेगा की जगह हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, पाई बचेगा। तो पाई टी, ये इक्वेशन हो गई। आपसे कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट बता दो, ठीक है। टाइम पीरियड तो हमको पता था भाई, टाइम पीरियड से हमने ओमेगा निकाल लिया, ओमेगा बराबर 2π/t, तो ये तो पाई के बराबर हो गया। ओमेगा पता है, ए पता है, हमसे कह रहे डिस्प्लेसमेंट बता दो आफ्टर 1/3 सेकेंड, तो टाइम की वैल्यू उठा करके रख दो, आपका आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, है ना। सो डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 1/3 सेकेंड। 1/3 सेकेंड के बाद डिस्प्लेसमेंट अगर आप पूछते हो तो सिंपल आ जाएगा 5 साइन पाई टी, और t की वैल्यू 1/3 है, सिंपल। साइन π/3 यानी साइन 60 कितना होता है प्यारे बच्चों, √3/2, तो √3/2 लिखो।
तो ये आपका बन जाएगा 5√3/2, क्लियर, सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आया। आइए इसको सॉल्यूशन में देखते हैं। ये देखो पूरा का पूरा आपका कैलकुलेशन आपको यहां पर शो किया गया है। y बराबर a sin ओमेगा t हमारी इक्वेशन है, इसको सॉल्व किया गया। 5 sin 60, 5√3/2 सॉल्व किया गया तो कितना आ गया 4.33 सेंटीमीटर। ठीक, अगला देखो वेलोसिटी कह रहे हैं तो बहुत सिंपल है, इसी को एक बार डिफरेंशिएट करो भाई, इसको डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी आ जाएगा। v बराबर क्या होता है dy/dt, तो इसका डिफरेंशिएशन प्यारे बच्चों कितना होगा 5, साइन का डिफरेंशिएशन हो गया cos पाई t, और चेन रूल लगाओगे तो एक पाई और आ जाएगा। ठीक, टाइम की वैल्यू 1/3 बोल रहा है। ठीक, तो क्या बन जाएगा 5 पाई cos पाई/3, cos 60 होता 1/2, तो ये कितना बनेगा 5 पाई/2, 5 पाई/2 ये हो गई वेलोसिटी। और 5 पाई/2 को जैसे ही आप लोग सॉल्व करेंगे 5 पाई/2 को देख लो भाई, 5 पाई और 1/2 मतलब 0.5 सॉल्व करोगे तो दिस विल बी 7.85 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कह रहा है तो एक बार और इसको डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट करो, एक्सेलरेशन आ जाएगा, उसमें वैल्यू रख दो। तो ये बड़ा सिंपल हो गया आपके लिए। एक बार अगेन आप डिफरेंशिएट करो, इट विल बिकम -a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t, वैल्यूज रख दो। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा -42.73 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। अब आइए नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखते हैं यहां पर, जो कि है काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है एसएचएम में। तो हमसे यहां क्वेश्चन में बोला जा रहा है, क्वेश्चन में कह रहे हैं पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड ए, एम्पलीट्यूड हमको पता है, एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज द एनर्जी हाफ काइनेटिक एनर्जी एंड हाफ पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, आपसे ये कह रहे हैं मीन पोजीशन से कितनी डिस्टेंस पर आधी काइनेटिक एनर्जी होती है और आधी पोटेंशियल एनर्जी होती है। अच्छा भाई साहब, आइए देखते हैं। अगर बेटा एक एसएचएम है, उसकी इक्वेशन में लिखूं y बराबर a sin ओमेगा t, ठीक, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन कह रहे हैं जब हाफ काइनेटिक एनर्जी हो और हाफ पोटेंशियल एनर्जी हो। ठीक है, तो देखो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला यहां पर हमारे पास है दैट इज 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, जिसको k भी लिखा जाता है, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ठीक, और पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास जो फार्मूला है दैट इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर के बराबर। ठीक, आपसे कह रहे हैं कि कितनी डिस्प्लेसमेंट पर, मीन पोजीशन से कितनी डिस्प्लेसमेंट पर आधी काइनेटिक और आधी पोटेंशियल एनर्जी होती है। दोनों हाफ हाफ एनर्जी होती है, मतलब दोनों आपस में बराबर होती है। अगर ये दोनों एनर्जीज आपस में बराबर हैं तो ये टर्म और ये टर्म आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर टाइम्स y स्क्वायर। तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर हाफ m ओमेगा स्क्वायर सब कैंसिल हो गया। a स्क्वायर की वैल्यू 2y स्क्वायर के बराबर आ गया, तो y की वैल्यू प्यारे बच्चों प्लस माइनस a अपॉन √2 के बराबर आ गया। आइए देखते हैं इसको। ठीक, ये रहा इसका कैलकुलेटिव पार्ट। ठीक, आप दोनों एनर्जीज को बस बराबर कर दो, आपके पास आ जाएगा a/√2, प्लस मतलब इधर और माइनस मतलब इधर, है ना। तो दोनों इन पोजीशंस पर, आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन के a/√2 इधर और a/√2 इधर, इन दोनों जगह पर आधी काइनेटिक एनर्जी और आधी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो एनर्जी कॉन्सेप्ट पर क्या हो सकता है। अ बॉडी ऑफ मास 0.2 kg and velocity after 1 second. It passes through the mean position b 6 meter per second executes SHM. कह रहे हैं जब वो मीन पोजीशन से पार कर जाता है तो पार करने के 1 सेकंड के बाद स्पीड कितनी है उसकी, 6 मीटर पर सेकंड। फाइंड आउट द टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इफ द टाइम पीरियड इज 8 सेकंड। अच्छा भाई देखो,
पहली चीज हमको मास पता है 0.2 kg। दूसरी चीज हमको टाइम पीरियड पता है जो कि है 8 सेकेंड। अगर टाइम पीरियड पता है तो वहां से हम ओमेगा निकाल सकते हैं, दैट इज 2 पाई बाई टी। तो ये कितना हमारा बन गया, दैट विल बी पाई बाई 4। ठीक, ओमेगा आ गया हमारे पास। तो हम उसकी इक्वेशन मान सकते हैं y बराबर a साइन ओमेगा टी। ठीक है, और वेलोसिटी की बात अगर कर लें तो वेलोसिटी का इक्वेशन हो जाता है a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। क्लियर? हमसे कह रहे हैं वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड है 1 सेकेंड के बाद, यानी t बराबर 1 पर, एज इन द क्वेश्चन एट t इज इक्वल टू 1, वेलोसिटी जो है दैट इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। तो उसको उठाकर यहां रखो भाई, 6 इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड a ओमेगा कॉस ओमेगा के बराबर, t की वैल्यू तो 1 है और ओमेगा कितना है, पाई बाई 4। तो ये हमारा बन गया a ओमेगा है पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 4, यानी कि 1 बाई अंडर रूट 2, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 6। तो यहां से प्यारे बच्चों हमको एम्पलीट्यूड मिल गया। कितना मिल गया, ये इधर जाएगा, बन जाएगा 24 अंडर रूट 2 होल डिवाइडेड बाई पाई। ये आ गया हमारा एम्पलीट्यूड। हमको लेकिन निकालना क्या है, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, टोटल एनर्जी का फार्मूला अभी मैंने आप लोगों को बताया था। टोटल एनर्जी एसएचएम में कितना होता है भाई, अगर हम पीछे वाले स्लाइड्स में देखो जहां पे मैंने आपको बताया था, देखो काइनेटिक एनर्जी ये है, पोटेंशियल एनर्जी ये है, तो बेटा टोटल में जब निकालोगे तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल, केवल ये ए स्क्वायर वाला टर्म बचेगा। तो टोटल एनर्जी का हमारे पास फार्मूला कितना है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो आप लोग चेक कर लो, टोटल एनर्जी जो होगा दैट विल बी इक्वल टू हाफ, मास कितना है भाई 0.2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर मतलब क्या हो गया, पाई बाई 4 का होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या है हमारा, 24 अंडर रूट 2 अपॉन पाई का होल स्क्वायर। ठीक, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा बेटा। ठीक है, 4 से 24 भी कैंसिल होगा, 6 बचेगा अंदर। 2 से इसको भी हम कैंसिल कर सकते हैं, 0.1 बचेगा। तो एनर्जी की वैल्यू कितनी आई, 0.1। ये मल्टीप्लाइड बाई 6 का स्क्वायर हो गया 36 और 2 का रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2। तो 36 इंटू 2 यानी कि 72। तो ये बन गया बेटा 7.2। देखो भाई कैलकुलेशन देख लेते हैं, बड़ी कैलकुलेशन है, चेक कर लो कितना आया एनर्जी, 7.2। सीधे सीधे फार्मूला हमने लगाया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब हमसे कह रहा कि वहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो बेटा आप पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लगा लो। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लगाना चाहते हो तो यू कैन सिंपली अप्लाई इट, या फिर आप ये कह लो कि भाई पोटेंशियल एनर्जी बराबर टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। कहोगे सर काइनेटिक के चक्कर में क्यों पड़े हैं, पोटेंशियल डायरेक्ट क्यों नहीं निकाल रहे हैं। बेटा पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है, देखो मैंने पीछे बताया था, पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले में वाई चाहिए होगा, है ना, वो वाई हमको यहां से फिर निकालना पड़ेगा इस इक्वेशन से। थोड़ा इस काम को बचाने के चक्कर में हमने सोचा क्यों ना हम इस 6 मीटर पर सेकंड को यूज कर लें। बेटा जब मास हमको पता है, स्पीड हमको पता है, तो हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेना, हम काहे इतनी मेहनत करेंगे, ये तो सब आसान है। तो हम कहेंगे कि भाई काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, और वी कितना है भाई साहब 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। ठीक, 0.1 बनेगा, तो बेटा ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.6 जूल। तो ये रही काइनेटिक एनर्जी, ये रही टोटल एनर्जी। तो पोटेंशियल कितनी आएगी बेटा, तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू टोटल माइनस काइनेटिक। तो हालांकि वो सब्ट्रैक्ट करने पर 3.6 ही आएगा, ठीक, बट दैट इज अवर करेक्ट मेथड। यहां पर चांस की बात है, दोनों एनर्जीज बराबर है भाई साहब। ठीक, तो जितनी काइनेटिक थी उतनी ही हमारी पोटेंशियल है, और उन दोनों का सम हमारा टोटल के बराबर है। तो टोटल एनर्जी हो गई 7.2 जूल।
आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों। कमेंट करके जरूर बताया करो ताकि आपका और हमारा एक इंटरेक्शन बढ़ सके, है ना। मुझे भी समझ में आए आपको किस जगह पर दिक्कत होती है, किस जगह पर दिक्कत नहीं होती है ना। तो आप लोग कमेंट करते रहेंगे तो मजा आएगा यार, थोड़ा इंटरेक्शन बढ़ेगा, है ना। आइए देखते हैं। अ ब्लॉक हुज मास इज 1 kg is fastened to a spring. The spring has a spring constant of 50 Newton per meter. अच्छा, spring constant हमें पता है। The block is pulled to a distance 10 centimeter from its equilibrium position on a frictionless surface from rest at t बराबर 0. Calculate the kinetic potential and total energy of the block when it is 5 centimeter away from the mean position. देखो भाई, इस बार हमको फिर से एक ब्लॉक है जिसका मास पता है बेटा 1 kg। हमको स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट पता है, दैट इज 50 न्यूटन पर मीटर। ब्लॉक को 10 सेंटीमीटर खींच करके छोड़ा गया है, ठीक है। अगर आप 10 सेंटीमीटर खींचकर छोड़ रहे हो तो उसका एम्पलीट्यूड कितना हो गया बेटा? 10 सेंटीमीटर, ठीक। फिर कह रहे हैं कि जब वो 5 सेंटीमीटर पर है, आधे पर है, तो उस समय आप हमको उसका पोटेंशियल एनर्जी बता दो, काइनेटिक बता दो और टोटल एनर्जी बता दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेट अस सपोज y बराबर a साइन ओमेगा टी, ठीक, दैट इज द इक्वेशन। और ओमेगा हम लोग यहां से निकाल सकते हैं जो हमको डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो हमारा अगर हम लोग ध्यान से समझे तो k बराबर क्या होता है? m ओमेगा स्क्वायर, क्लियर। तो ओमेगा बेटा कितना हो गया? अंडर रूट k बाई एम। तो अंडर रूट k कितना है हमारा? 50 और m कितना है? 1, तो दैट विल बिकम अंडर रूट 50। तो ये हमारा बन जाएगा y बराबर 10 साइन अंडर रूट 50t, क्लियर। ये हमारी आ गई इक्वेशन। अब हमसे कह रहे हैं जब वो 5 सेंटीमीटर पर है, तो सबसे पहली बात तो ये हो गया कि जब वो 5 सेंटीमीटर पर है तो आप पहले हमको टोटल एनर्जी बता दो भाई साहब। तो आप देखो, पहले तो टोटल एनर्जी निकालो, तो दैट विल बिकम व्हाट? हाफ m ओमेगा स्क्वायर, जो कि k के बराबर होता है, तो हाफ k a स्क्वायर, दैट विल बी टोटल एनर्जी। तो हाफ इंटू k कितना है भाई साहब? 50। और ये एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में हम लोग बदल लेंगे, तो हम इसको क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे और इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 50 उसको कैंसिल करेगा, कितना करेगा? 2, और 1/2 पहले से था तो बन गया 1/4। तो टोटल जो एनर्जी है दैट इज 1/4 जूल। तो आइए चेक करते हैं इसको, क्या टोटल एनर्जी 1/4 है? यस, वी आर करेक्ट। 1/4 का मतलब क्या हुआ? 0.25 जूल, क्लियर। अब आ जाओ वापस, हमको निकालना है अब काइनेटिक और पोटेंशियल भी। तो आओ बेटा सॉल्व करते हैं। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला मैंने क्या बताया? हाफ m ओमेगा स्क्वायर, यानी k, और k की वैल्यू कितनी है? 50, इंटू डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर। इस बार एम्पलीट्यूड नहीं चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को भाई साहब बदलो मीटर में, उसका स्क्वायर कर दो, ठीक। ये बेटा कितना आ गया? दैट इज 1/2 इंटू 50 इंटू 5 का स्क्वायर हो गया 25, और 100 इंटू 100। आप देख लो, 50 इसको कैंसिल करेगा, 2 आ जाएगा, ठीक। तो ये कितना आ गया हमारे पास? दैट विल बिकम 25 डिवाइडेड बाई, ये हो गया 4 और ये बन गया 400, ठीक। हम लोग इसको और कर सकते थे, 25 से इसको हम और ज्यादा कैंसिल कर दें, और हम कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई साहब? 16 और आ जाएगा भाई साहब, ठीक। तो ये वैल्यू हमारे पास एग्जैक्टली कितनी आ गई? 1/16 जूल। और 1/16 जूल को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो आप लोग चेक कर लो कि भाई पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी।
तो 1/16 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी 0.0625। क्लियर? ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। देखो टोटल पता है, पोटेंशियल हमने निकाल लिया, तो काइनेटिक निकालना आसान है। और काइनेटिक कितनी आ जाएगी? टोटल माइनस पोटेंशियल, तो वो कितनी आ जाएगी? 0.1875। आप सॉल्व करके देख लो। क्लियर? तो ये भी मेथड है जो यहां पर सॉल्व है, और एक मैंने आपको मेथड बता दिया इक्वेशन के बेसिस पर, हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों तरीके हैं, ये भी सही है और ये जो लिखा हुआ है ये भी हमारा सही है। अब अगले टाइप के जो क्वेश्चंस इस एसएचएम में आते हैं प्यारे बच्चों, वो है टाइम पीरियड पर बेस्ड, कि टाइम पीरियड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, इतना बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा बुक में, आर्यन पब्लिकेशन की इस बुक में। इट इज अवर क्वेश्चन नंबर 27, पेज नंबर 129। शॉर्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, टू आइडेंटिकल स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K आर अटैच्ड टू अ ब्लॉक ऑफ मास M and to fixed support as shown in the figure. Show that when the mass is displaced from the equilibrium position on either side, it executes a simple harmonic motion. कह रहे हैं ये थोड़ा सा भी इसको मूव करो तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करना शुरू कर देता है। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। बेटा देखो, अगर इसको मैं थोड़ा सा इधर मूव करूं, कितना मूव कर दिया? लेट अस सपोज हमने इसको मूव कराया x। अगर हम थोड़ा सा मूव करा देंगे तो देखो इधर वाला जो स्प्रिंग है ये तो भाई साहब दब गया एकदम, है ना, और इधर वाला जो है वो एकदम पहलवान हो गया, खिंच गया। वो बेचारा दबा पड़ा है, ये एकदम खिंचा पड़ा है। ठीक, तो क्या होगा? ये वाला स्प्रिंग तो धक्का देगा, अरे खिसको उधर, और ये वाला कहेगा अरे यार वापस तो आओ अपनी जगह पर। तो दोनों ही फोर्स किधर की तरफ बेटा लगा रहे हैं? ये इधर की तरफ धक्का देगा और ये अपनी तरफ खींच रहा है। दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। और मजे की बात यह है कि हमने इसको x डिस्टेंस उधर खिसकाया तो वो वाला x दबा है और ये वाला x खींचा है। इसका मतलब जितना फोर्स ये लगा रहा है kx, उतना ही फोर्स ये भी लगा रहा है। लेकिन दोनों को झेल कौन रहा है? हमारा ये ब्लॉक, बढ़िया बेचारा सीधा सा ब्लॉक है, ये झेल रहा है। तो प्यारे बच्चों टोटल फोर्स कितना हो गया? -2kx के बराबर। और जो फोर्स होता है वो ma के बराबर है, दैट इज -2kx। तो आप लोग देख सकते हैं, अगर मैं x अपॉन a की वैल्यू निकालूं तो वो कितना आ जाएगा? माइनस का m अपॉन 2k। और एसएचएम में टाइम पीरियड का फार्मूला आप सबने अपनी बुक में पढ़ा होगा, t बराबर 2 पाई अंडर रूट मॉड ऑफ x बाई a, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। तो ये वैल्यू आ गई 2 पाई अंडर रूट m अपॉन 2k। टाइम पीरियड आ गया। ठीक, देखो बेटा इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली भी कर सकते थे। कैसे? स्प्रिंग्स का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे क्लास 10th में आप लोगों ने रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन पढ़ा था ना, सीरीज और पैरेलल में। बिल्कुल उसी तरीके से स्प्रिंग्स का भी यहां पर कॉम्बिनेशन होता है। अगर स्प्रिंग को खींचने पर, जैसे मान लो दो स्प्रिंग है, स्प्रिंग को खींचने और दबाने पर अगर इलॉन्गेशन या कंप्रेशन बराबर हो तो वो दोनों स्प्रिंग्स पैरेलल में जुड़ी होती है। ठीक, और अगर दोनों में कंप्रेशंस या इलॉन्गेशन अलग अलग हो तब वो सीरीज में जुड़ी होती है। यहां पर आपने जब इसको इधर x खिसकाया तो वो x दब गई, ये x खिंच गई। इसका मतलब कंप्रेशन या इलॉन्गेशन दोनों में सेम था। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन कौन सा हुआ? सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन में K इफेक्टिव, सीरीज कॉम्बिनेशन में K इफेक्टिव कितना होता है? K1 प्लस K2, जिसको आप इक्विवेलेंट बोलते हो, K1 प्लस K2 के बराबर। जबकि पैरेलल वाले में बेटा मामला अलग होता है। पैरेलल के केस में ये आपका बन जाएगा K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। मुझे लगता है मैंने शायद उल्टा लिख दिया है ना, लेकिन मैंने आपको समझाया क्या? मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं भाई, मैंने आपको समझाया बिल्कुल सही था। अगर खींचने पर, स्प्रिंग्स को खींचने या दबाने पर इलॉन्गेशन या कंप्रेशन दोनों अगर बराबर है तो वो बेटा पैरेलल होता है। ठीक, और पैरेलल में फार्मूला ये नहीं होता है, तो मैंने सिर्फ इस चीज को उल्टा लिख दिया है, बाकी सब सही है। तो ये सीरीज का फार्मूला है, जबकि ये वाला फार्मूला किसका है? पैरेलल का। तो यहां पर हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारे क्वेश्चन में जो है, दैट इज K1 प्लस K2।
और ये फॉर्मूला है प्यारे बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन का K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ये वही वाला है 1/K इफेक्टिव बराबर 1/K1 प्लस 1/K2। ठीक है, आइए चेक करते हैं सोल्यूशन। सो दैट इज 2 पाई अंडर रूट m बाई 2k। तो ये पूरा इसका एक प्रॉपर मेथड हो गया कि भाई उसमें भी kx है, उसमें भी kx है, टोटल कितना हो गया -2kx। लैंग्वेज बेटा सब्जेक्टिव पेपर में जरूर इन्वॉल्व करना है। ठीक, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, द स्प्रिंग बैलेंस हैज अ स्केल दैट रीड्स फ्रॉम 0 to 50 kg। मास हमको कितना पता है 50 kg। क्वेश्चन में देखो जो जो पता हो लिखते जाओ। लेंथ ऑफ द स्केल इज 20 सेंटीमीटर। अच्छा जी, तो लेंथ है हमारा कितना 20 सेंटीमीटर के बराबर। A body suspended from this spring when displaced and released oscillate with a time period of, तो टाइम पीरियड भी हमको पता है 0.6 सेकेंड। What is the weight of the body? बॉडी का वेट कितना है? तो यार बॉडी का मास निकाल लो, वेट आ जाएगा। देखो अगर स्प्रिंग की बात है तो टाइम पीरियड जो होता है बेटा इसका फार्मूला क्या होता है, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के। ये होता है स्प्रिंग के लिए फार्मूला, है ना। सो 0.6 अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू अंडर रूट m अपॉन के। और k क्या होगा सोचो, k कितना है यहां पर हमको क्वेश्चन में, k तो डायरेक्टली गिवन नहीं है भाई। k हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? स्प्रिंग बैलेंस है 50 kg, हमें मास गिवन है उसका, ठीक है। एंड लेंथ ऑफ द स्केल, अच्छा जी लेंथ ऑफ द स्केल हमको पता है। बॉडी सस्पेंडेड फ्रॉम द स्प्रिंग व्हेन डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज्ड ऑसिलेट विद अ टाइम पीरियड ऑफ 0.6। व्हाट इज द वेट ऑफ द बॉडी? तो हमको मास चाहिए था, मास मेरे टारगेट में है, बिल्कुल करेक्ट है। आप कहोगे सर 50 रख दो, अरे यार 50 वाला नहीं चाहिए। 50 तो बेटा इसके लिए ना स्प्रिंग बैलेंस का, जो कि 0 से 50 रीड कर रहा है ना। 50 kg में जो टोटल वो स्प्रिंग खींचता है वो कितना खींचता है हमारा 20 के बराबर। तो यहीं से कुछ हमारा आएगा मैटर। कैसे आएगा देख लो भाई साहब, जब वो 20 खिंचा होगा तो k इंटू एक्स, एक्स कितना है बेटा 20 सेंटीमीटर, तो kx ये फोर्स हो गया। ये फोर्स किसके बराबर रहा होगा 50 मास है इंटू g 10 मान लो, ठीक। देखो kx हमारा mg के बराबर रहा होगा, ठीक। लेकिन हमको जो यहां पर मास चाहिए वो बॉडी का चाहिए। ये जो मास दिया है ये कह रहे हैं स्प्रिंग बैलेंस हैज अ स्केल दैट रीड्स फ्रॉम 0 to 50, मतलब ये उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। तो वहां से हमने k निकाला, ठीक है भाई साहब। तो ये वैल्यू आ गई हमारी 5। तो k की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, ये उधर जाएगा, इट विल बिकम 250 और एक 0 और 2500, ठीक है। यस 2500 हम यहां पर प्यारे बच्चों यूज करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो दैट विल बिकम 0.6 अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू m अपॉन 2500। तो अपने को चाहिए वेट, और वेट कितना होता है mg, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये जाएगा इधर 2500, ठीक। ये कितना हो जाएगा 0.6 का स्क्वायर आप करोगे तो दैट विल बिकम 0.36, ये बन जाएगा हमारा 4 पाई स्क्वायर, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई g यानी कि 10। ये हम 2 से कैंसिल कर लेंगे तो ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 2। तो वेट जो हमारे पास बॉडी का आया वो कुछ इतना आ रहा है, ठीक है। आइए इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 को हम इससे कैंसिल करेंगे बेटा तो 0.18 आएगा। पाई जो होता है वो 3.14 है। पाई कितना होता है 3.14। उसका भी जब आप स्क्वायर करोगे 3.14 का स्क्वायर करोगे 9 पॉइंट समथिंग, ऑलमोस्ट ये 10 के बराबर आता है। पाई का जो स्क्वायर है दैट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 10। तो अगर मैं उसको 10 रफली मान लेता हूं तो आप चेक करो, ये पाई स्क्वायर एक 0 को भी गायब कर देगा, डिनोमिनेटर में कुछ बचा नहीं, ठीक। ये हमारा कितना आ जाएगा 250 मल्टीप्लाइड बाई 0.18 मल्टीप्लाइड बाई 5, 0.18 इंटू 5 कितना हो जाएगा 0.9,
0.9 का हम इधर कर देंगे मल्टीप्लाई, दैट विल बी अवर वेट। सो वेट हमारा कितना आ गया है प्यारे बच्चों, 250 मल्टीप्लाइड बाई 0.9, तो 250 से थोड़ा कम। ठीक, आइए चेक करते हैं आंसर, देख लीजिए आपके सामने आंसर है। ठीक, देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या निकाला, ये वैल्यू निकाला। ठीक है, देखो बेटा अब आप कहोगे सर आपने तो निकाला 2500, सर आपने 2500 निकाला, लेकिन यहां पर जो है वो 2450 है। तो रीजन है मैंने मैंने जो जी था उसकी वैल्यू बेटा कितना ले लिया, 10। मैंने जी की वैल्यू सॉल्व करने के लिए, इजी करने के लिए 10 ले लिया, क्योंकि क्वेश्चन में तो कुछ जी दिया नहीं था। यहां पर क्या है, पूरा ईमानदारी वाली बात ली गई है, जो कि क्या है 9.8। ठीक, इस वजह से वो डिफरेंस आया। लेकिन सब्जेक्टिव पेपर में अगर कुछ नहीं दिया है तो आप जी की वैल्यू 10 ले सकते हो और लेकर के सॉल्व कर सकते हो। इसी वजह से यहां पर भी थोड़ा सा डिफरेंस आया, उसकी वजह से यहां भी भाई साहब डिफरेंस आ गया। क्लियर, तो ये वैल्यू तुम्हारी आ गई, देख लो 22.36 इंटू 9.8। हम लोगों ने यहां पर भी देखो 10 लिया है भाई, m यहां जी, तो उसमें 9.8 है। तो ये आंसर जो है वो 250 से थोड़ा कम आना चाहिए। 0.9 का मल्टीप्लाई कर लो आप एग्जैक्ट, बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर भी है। ठीक, 219.13 न्यूटन, ये भी करेक्ट है। और ये जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है इसको आप एग्जैक्टली मल्टीप्लाई कर लो, ये भी आपका आंसर करेक्ट आएगा। दोनों तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। ठीक, अगला देखो क्वेश्चन हमारा आ गया है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून is 1.7 meter per second square. What is the time period of simple pendulum on the surface of the moon if its time period on the surface of the earth is 3.5 second? अच्छा जी, देखो भाई टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं सिंपल पेंडुलम का, तो बेटा टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी के बराबर। ठीक, जब आप अर्थ पर देखते हो, कह रहे हैं इफ इट्स टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 3.5, तो अर्थ पर है 3.5, दैट इज 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी की वैल्यू अर्थ पर होती है 9.8। ठीक, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑन सिंपल पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ मून? तो हमको टाइम पीरियड चाहिए मून पर, दैट विल बी 2 पाई अंडर रूट, देखो लेंथ तो वही रहा, जी की वैल्यू वहां कितनी होती है 1.7। ठीक, ये टी चाहिए, हमें लगता है इक्वेशन को डिवाइड कर दो आप, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 1। जैसे ही डिवाइड करोगे मुझे लगता आ जाएगा, टी एम टाइम पीरियड ऑन मून डिवाइडेड बाई 3.5, दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई कैंसिल कर लो, अंडर रूट लगाओ, एल से एल कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा आपका 9.8 डिवाइडेड बाई 1.7। यस, इसका ये नीचे और इसका वो, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, दैट विल बी आवर टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड ऑन द मून विल बी इक्वल टू 3.5 अंडर रूट 9.8 डिवाइडेड बाई 1.7। देख लो भाई, कैलकुलेटिव पार्ट देख लो, 3.5 टाइम्स अंडर रूट 9.8 अपॉन 1.7, देख लो सेम टू सेम है। बस आप सॉल्व करो, वैल्यू आएगी 8.4 सेकेंड। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया है। भाई सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला होता है ना, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ठीक, सीधे से लगा दिया। अगला देखो क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है, अ सिलिंड्रिकल पीस ऑफ कॉर्क ऑफ बेस एरिया ए, डेंसिटी रो एंड हाइट एल, फ्लोट्स इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एल। ठीक है, द कॉर्क इज डिप्रेस्ड स्लाइटली एंड देन रिलीज, थोड़ा सा दबाया और फिर छोड़ दिया गया। शो दैट कॉर्क ऑसिलेट्स अप एंड डाउन सिंपल हार्मोनिकली एंड फाइंड इट्स टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस। देखो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा डेरिवेशन है। ठीक, तो इसको मैं आपको यहां पर देखो पूरा प्रॉपर डायग्राम के साथ आपको शो कर रहा हूं क्या करना है। अगर ये एक कोई सिलिंड्रिकल कॉर्क है, ठीक, उसको आपने किसी लिक्विड में रखा, तो बेटा एक कंडीशन तो ये होगी जो उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, और इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, इसका जो वेट है वो इसके ऊपर लगने वाले अपथ्रस्ट फोर्स के बराबर होगा। ठीक, अपथ्रस्ट फोर्स किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू वी आई रो एल इंटू जी।
आप कहोगे सर VI क्या है? VI का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड पोर्शन ऑफ सॉलिड। सॉलिड के डूबे हुए पार्ट का वॉल्यूम। तो बेटा अगर उसका लेंथ है L, ठीक, तो कितना वॉल्यूम डूबा है? ये इसकी वैल्यू कितनी है? एरिया इंटू लेंथ L, ठीक। तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं, आप चेक करना भाई, AL ये तो वॉल्यूम हो गया, रो L इंटू G ये हो गया आप थ्रस्ट, दैट इज इक्वल टू mg। क्लियर? m और g, तो g से g हो गया कैंसिल, m की वैल्यू हमको मिल गई कितना? AL रो L। लेट अस सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 1। तो देखो लिखा है m की वैल्यू रो L AL। क्लियर? अब हमको बात करनी है आगे किसकी? सेकंड केस की, जिसमें हमने उसको थोड़ा सा और ज्यादा डिप्रेस किया और फिर छोड़ दिया। लेट अस सपोज हमने इसको y डिस्टेंस और नीचे भेजा, तो अब ये डिस्टेंस कितनी हो गई हमारी? L प्लस वाई, ठीक। जब और नीचे आप ले जाओगे तो अब इस पर क्या लगने लगेगा? रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। यहां पर अब मैटर क्या है? देखो mg तो अभी भी वही है, ठीक। ऊपर की तरफ बेटा फोर्स जो है वो कितना हो जाएगा? नाउ वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड पोर्शन बढ़ गया है, L प्लस वाई हो गया, एरिया मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम हो गया, रो L और G। इतना आप थ्रस्ट लग रहा है और ये हमारे वेट के बराबर है। तो रीस्टोरिंग फोर्स आप यहां पर कैलकुलेट करो, दैट रीस्टोरिंग फोर्स विल बी इक्वल टू दिस अपथ्रस्ट माइनस mg। सो L प्लस वाई A रो L G माइनस mg, और m की वैल्यू कितनी है भाई साहब? AL रो L G। चेक कर लो आप ये वाला टर्म और चेक करो ये वाला टर्म, कैंसिल, क्या बचा? दैट इज इक्वल टू AY रो L G, ठीक। ये किसके बराबर है? रीस्टोरिंग फोर्स, यानी कि m इंटू A के बराबर है। क्लियर? और m क्या है? m इज द टोटल मास ऑफ द सिलेंडर। क्लियर? टोटल मास ऑफ द सिलेंडर में हम एरिया तो A लेंगे, लेकिन ये लेंथ हम टोटल सिलेंडर की लेंथ लेंगे, एंड दैट विल बी L। तो ये हो गया टोटल वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर, तो वो सॉलिड की डेंसिटी हो गई, और ये फोर्स है m इंटू A के बराबर। तो आप चेक कर लो, A से A हो गया हमारा कैंसिल, ठीक। हमको चाहिए होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, सो y बाई A, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? L रो S अपॉन y ये और G, ठीक। तो टाइम पीरियड का फार्मूला कितना आ गया हमारे पास? 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन होता है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? L रो S यानी सॉलिड का y इंटू G के बराबर। क्लियर? तो ये हमारे पास टाइम पीरियड आ गया, आप लोग देख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट L रो S मतलब सॉलिड की डेंसिटी डिवाइडेड बाई रो L इंटू G, ठीक। तो रो L इंटू G ये लिखा हुआ है, देखो रो L इंटू G यहां पर रह गया, y अपॉन A, y ये रहा, A ये रहा, तो L रो S यहां पर है, ये रो L यहां नीचे है भाई, दिस इज द वैल्यू ऑफ रो L, ठीक। रो L और ये G, तो यहां पर y नहीं होगा, y तो हमने ऑलरेडी डिवाइड कर रखा है, तो ये y की जगह पर क्या है हमारा? रो L है ये, ठीक है। तो ये हमारा रो L G वो कुछ इस तरीके से आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसी को अगर हम लोग प्यारे बच्चों थोड़ा सा और मैनिपुलेट कर ले, तो मैनिपुलेट करते ही ये आपका t बराबर 2 पाई अंडर रूट L बाई G के बराबर भी आ सकता है, और इसको हम लोग यहां पर भी छोड़ सकते हैं, दैट इज ऑल्सो अवर करेक्ट डेरिवेशन, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमको टाइम पीरियड निकालना था, वो टाइम पीरियड हम लोगों ने यहां पर ऐसे निकाल दिया, एंड दैट इज अ करेक्ट मेथड। क्लियर? आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अ पर्सन नॉर्मली वेइंग 50 kg stands on massless platform which oscillates up and down harmonically at a frequency of 2 per second and an amplitude of 5 centimeter. A weighing machine on the platform gives the person's weight against time. Will there be any change in the weight of the body during oscillation? बिल्कुल होगा।
अरे भाई अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पर हो और प्लेटफॉर्म खुद ऊपर नीचे मूव कर रहा है तो ये तो वेरिएबल एक्सेलरेशन हो गया। अगर एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तो आपके वेट पर तो 100% फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि वेट एक फोर्स है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और आपका एक्सेलरेशन जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक, फिर कह रहे हैं इज द आंसर टू द पार्ट 1 इज यस। अगर आंसर यस है देन व्हाट विल बी द मैक्सिमम एंड मिनिमम रीडिंग इन द मशीन एंड एट विच पोजीशन। देखो भाई, जब वो प्लेटफॉर्म एकदम ऊपर चला गया, ठीक, टॉप पॉइंट पर है, अब ये किधर आएगा, नीचे, तो इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन यहां पर लग रहा होगा टॉप मोस्ट पॉइंट पर, जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगा तो पहला एक फोर्स तो हो गया उसके ऊपर वेट, दूसरा हो गया उसका नॉर्मल रिएक्शन। अब क्योंकि वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर है तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन किधर लग रहा होगा, नीचे, क्योंकि अब उसको नीचे आना है। ठीक, तो जब ये नीचे आ रहा होगा तो आप ही बताओ mg बड़ा या n बड़ा। तो आप कहोगे सर अगर नीचे आ रहा है तो फिर तो mg को बड़ा होना चाहिए, तो mg माइनस n इज इक्वल टू m इंटू a। यहां से हम लोग देख सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन n, ठीक, नॉर्मल रिएक्शन n जो होगा दैट विल बी इक्वल टू mg माइनस ma। आप देखो mg माइनस ma। अब इसमें हम लोगों को पर्सन का मास पता है 50 kg, तो हमें m पता है, g पता है, m पता है। एक्सेलरेशन, ठीक, एक्सेलरेशन के बारे में देखते हैं। और अगर आप मैक्सिमम रीडिंग की बात कर रहे हो तो वो एक्सेलरेशन यहां पर किसके बराबर होगा भाई। अगर क्वेश्चन में साफ साफ हमको दिया हुआ है, आप लोग ध्यान से पढ़ो भाई, क्वेश्चन में साफ साफ हमको दिया है हार्मोनिकली। ठीक, अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात है और आप एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन में इंटरेस्टेड हो तो उसका फार्मूला क्या होता है भाई साहब, ओमेगा स्क्वायर ए के बराबर। ओमेगा हमको क्वेश्चन में कितना गिवन है, यहां पर तो 2 पर सेकेंड है, तो ये तो एफ हो गया। ओमेगा कितना होता है 2 पाई एफ, तो 2 इंटू पाई इंटू 2 तो 4 पाई हो गया, 4 पाई का स्क्वायर हो गया 16 पाई स्क्वायर। एम्पलीट्यूड हमको कितना गिवन है 5 सेकेंड, सॉरी 5 सेंटीमीटर, तो ये हमारा बन गया 5/100। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आपका बन गया 80/100 दैट इज इक्वल टू 4/5 पाई स्क्वायर। क्लियर। तो पहली रीडिंग हमारे पास आ गई mg, तो 50 इंटू जी की वैल्यू नहीं दी है तो मैं यहां पर 10 मान ले रहा हूं, माइनस 50 इंटू ए, और ए कितना है हमारा 4/5 पाई स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 500 माइनस, इसको हम कैंसिल करेंगे आएगा 10, तो ये बन जाएगा 40 इंटू पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर को रफली हम कितना मान सकते हैं 10, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 500 माइनस 400 दैट विल बिकम 100। ठीक, तो ये नॉर्मल रिएक्शन जो हमारा आएगा वो 100 न्यूटन के बराबर आएगा। तो हमारा एक पार्ट आप चेक कर लो, एक पार्ट हमारा 100 न्यूटन के आसपास आना चाहिए। देखो मैं आपको पूरा मेथड सिखा रहा हूं बेटा, ठीक है, पूरा का पूरा कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो। अगर आपको जी की कोई वैल्यू नहीं दी है तो हमने जैसे लिखा 10 ले सकते हैं, लेकिन हाँ पाई स्क्वायर जो होगा वो 3.14 का स्क्वायर ऑलमोस्ट 10 के पास आता है, लेकिन एग्जैक्टली 10 नहीं होगा, तो उसको आप लोग सॉल्व करेंगे। और आप लोग देखो ये छोटा छोटा दिख रहा होगा बट 95.5 न्यूटन ये हमारा वैल्यू आ गया है पहले केस में नॉर्मल रिएक्शन का। ठीक, तो यहां पर 95.5 एग्जैक्ट है, और जिस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लेने के साथ तो वैल्यू आ गई 100 न्यूटन। मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से सिखा देना है ना, कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो, पाई स्क्वायर कर लेना, ठीक, उसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना, दैट विल बी योर आंसर। अब आते हैं हम सेकेंड पार्ट में, फिर कह रहा है कि नेक्स्ट वैल्यू बता दो सर। तो नेक्स्ट वैल्यू मिनिमम वाले केस में जब आप देखोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब ये प्लेटफॉर्म सबसे नीचे पहुंच जाएगा तो अब एक्सेलरेशन किधर होगा, ऊपर की तरफ। ठीक, उस कंडीशन में बेटा n बड़ा हो जाएगा, तब आप इक्वेशन लिखोगे n माइनस mg बराबर ma। a की वैल्यू वही रहेगी एज इट इज, ठीक, बस n चेंज हो जाएगा। क्या, n माइनस mg बराबर ma, तो n बराबर mg प्लस ma, ये जो सब्ट्रैक्ट किया ये ऐड हो जाएगा। तो ये वैल्यू 500 प्लस 400 के आसपास लगभग 900 के आसपास आंसर आएगा। और आंसर आप चेक कर लो कितना आया, 884.4, 900 के पास है ना। तो ये वैल्यू हो गई मिनिमम और ये वैल्यू हो गई मैक्सिमम। क्लियर।
तो वो इतनी इससे ज्यादा जो है वो वैल्यू, इस रेंज से ज्यादा इसके बाहर जाकर के वो वैल्यू आपको नहीं शो करेगा। अब आइए अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो पिछला क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आप लोग जरूर ट्राई करिएगा, नहीं आए तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा। ये क्वेश्चन फिर से हमारी इसी अरिहंत पब्लिकेशन की बुक का है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 35, पेज नंबर 130 का, ठीक। देखो, कंसीडर अ ब्लॉक ऑफ मास 700 ग्राम। एक ब्लॉक हमको गिवन है जिसका मास है 700 ग्राम के बराबर, इज फास्टेंड टू अ स्प्रिंग हैविंग अ स्प्रिंग कांस्टेंट। तो एक स्प्रिंग से बंधा है जिसका कांस्टेंट है 70 न्यूटन पर मीटर के बराबर। फाइंड आउट द फॉलोइंग पैरामीटर्स इफ ब्लॉक इज पुल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 14 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन on a frictionless surface and released from rest at t is equal to 0। कह रहे हैं कि अगर इसको 14 सेंटीमीटर खींच करके मीन पोजीशन से 14 सेंटीमीटर खींच करके छोड़ा गया है, ठीक, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द रिजल्टिंग मोशन बता दो, ठीक है। देखो भाई, अगर हमको ये सब चीजें पता है तो हमें पता होना चाहिए k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा जो अभी हम लोगों ने यूज किया था दैट इज इक्वल टू अंडर रूट k बाई m। k की वैल्यू हम लोग को पता है 70 और m कितना है 700 ग्राम, ठीक। तो इसको kg में बदलेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 भी अंदर आ जाएगा। 70 से हम इसको कैंसिल करेंगे, 10 आएगा, ये कैंसिल करेंगे, 100 का अंडर रूट आ जाएगा हमारा 10। क्लियर। k की वैल्यू अपने को पता है कितनी, 10। ये k हमारे पास आ गया, सॉरी ओमेगा की वैल्यू अपने पास आ गया 10। तो सबसे पहला आंसर हमारा आ गया दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकेंड। यूनिट जरूर लिखिएगा अगर सब्जेक्टिव पेपर है तो। फिर आपका आ गया फ्रीक्वेंसी। तो बेटा फ्रीक्वेंसी अगर निकालनी है तो ओमेगा होता है हमारा 2 पाई f, दैट इज इक्वल टू 10। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 पाई विच इज इक्वल टू 5 अपॉन 3.14। इसको आप सॉल्व कर लो, दैट विल बी योर वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। आइए देखते हैं फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी हमारी आएगी 1.59 हर्ट्ज। तो आप इसको डिवाइड कर लेना, 1.59 हर्ट्ज आ जाएगा। फिर हमसे कहा गया टाइम पीरियड बता दो। अब अगर हमें फ्रीक्वेंसी पता है प्यारे बच्चों, तो टाइम पीरियड होता है ना रेसिप्रोकल ऑफ इट। तो इसका रेसिप्रोकल हम कर देंगे 1 अपॉन 1.59। तो ये वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग आएगी और वो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.63। कितनी आ गई 0.63। क्लियर, 0.63 ये आ गया इसका टाइम पीरियड। ये इतने सेकंड्स आ गए, ठीक। फिर हमसे कहा जा रहा है एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन का बता दो। देखो बेटा, अगर आप इसको 14 सेंटीमीटर खींचकर छोड़ रहे हो, 14 सेंटीमीटर अगर आप इसको खींचकर छोड़ रहे हो तो ये मैक्सिमम 14 तक ही मूव कर सकता है। इसका मतलब इसका एम्पलीट्यूड कितना है 14। देखो ऐसा हम लोग तब मानते हैं जब कोई फ्रिक्शन क्वेश्चन में ना कंसीडर किया जाए। इसका मतलब विदाउट फ्रिक्शन। ये हमारा अजम्पशन है कि यहां पर कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है। हालांकि अजम्पशन करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में ही बोल दिया है फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ठीक। सारा डाउट क्लियर है। अगर फ्रिक्शनलेस है तो अब इसका एम्पलीट्यूड 14 के ही बराबर है। क्लियर। सो एम्पलीट्यूड हमारा जो है वो क्वेश्चन में ही गिवन है, दैट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। फिर कह रहे हैं मैक्सिमम स्पीड बता दो। तो मैक्सिमम स्पीड जो होती है दैट इज इक्वल टू ए ओमेगा। भाई वी मैक्स अगर हमें चाहिए तो दैट इज इक्वल टू ए ओमेगा। और एम्पलीट्यूड कितना है 14 सेंटीमीटर। 100 से डिवाइड करो, मीटर में आएगा। ओमेगा हम लोगों ने निकाला था 10 के बराबर, तो ये कैंसिल होगा, दैट इज इक्वल टू 1.4 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम स्पीड आ गया। मैक्सिमम एक्सेलरेशन चाहिए तो दैट विल बी व्हाट, ओमेगा स्क्वायर ए। ओमेगा स्क्वायर मतलब हो गया 100 और एम्पलीट्यूड हमारा कितना है 14/100। तो ये हो जाएगा हमारा 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आइए चेक कर लेते हैं, दैट इज 1.4 मीटर पर सेकेंड और 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी करेक्ट है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो गया, फेज कांस्टेंट एंड हेंस द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। अब हमको क्या चाहिए, इसका फेज कांस्टेंट चाहिए फाई
और बस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। देखो अब तो अगर हमें सारी चीजें पता ही हैं तो फेज कांस्टेंट हम सीधे सीधे बोल सकते हैं। क्या? अगर मैं इक्वेशन मान लूं x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाइव, अगर ये हमारी इक्वेशन है तो आप चेक करो फेज कांस्टेंट तो हमारा कितना हो गया यहां पर 0 के बराबर। क्यों 0 के बराबर? क्योंकि अगर हम लोग यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें भाई t बराबर 0 पर, देख लो t बराबर 0 पर अगर x की वैल्यूज को रखा जाए तो वो कहां था? एम्पलीट्यूड पर था, मैक्सिमम। ठीक, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हम लोग को इसका पता है 14 सेंटीमीटर के बराबर, एम्पलीट्यूड भी उसका 14 है। क्लियर? तो अगर हम लोग वो वैल्यूज यहां पर रखते हैं तो cos फाई की वैल्यू 1 के बराबर आ जाती है। ठीक, cos फाई का 1 होना इसका मतलब फाई की वैल्यू 0। तो फेज, इनिशियल फेज हमारे पास आ गया, दैट इज इक्वल टू 0। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास इक्वेशन अगर हमें चाहिए तो हम बना सकते हैं, दैट इज x इज इक्वल टू a, एम्पलीट्यूड कितना है 14 सेंटीमीटर, a cos ओमेगा t, ओमेगा हम लोगों ने अभी पीछे निकाला था 10 के बराबर। ठीक, ओमेगा इज इक्वल टू 10, तो उसको हम सीधे सीधे रख सकते हैं x इज इक्वल टू a यानी कि 0.14, 14 सेंटीमीटर था तो 0.14 cos पाई t। ठीक है, cos 10t। सो गाइज आई होप आप लोग को ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया होगा। अपना नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्दी से पढ़ डालिए, बहुत जल्दी आएंगे और आपके आखिरी चैप्टर को, टर्म 2 के 11th क्लास के आखिरी चैप्टर को भी एकदम धराशायी करेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन फुल ऑन हो जाए गाइज। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।